Hello dear students, welcome to this next lecture of our course in continuation. Right? Why continuation? Because up till now we have discussed the theoretical parts of the spur gears, and that too on a PPT. Right? So while discussing all those things, we came at a point where we discussed something about the constant velocity ratio between two meeting surfaces, and we said that a profile which fulfills the law of gearing will maintain constant velocity ratio, right? So let us move forward and prove what the statement is, and let us prove that statement. So हमने देखा था लॉ ऑफ गियरिंग, हमने उसे नाम दिया था लॉ ऑफ गियरिंग, सॉरी लॉ ऑफ गियरिंग का स्टेटमेंट स्टेट करता है कि अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर जो कॉमन नॉर्मल होगा, वो कॉमन नॉर्मल अगर उन दोनों सरफेसेस के जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन को जहां इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट जो होगा, वो पॉइंट से अगर पास होगा तो हमारा एंगुलर वेलोसिटीज का जो रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके उस पॉइंट से सेंटर्स के डिस्टेंस का। राइट? इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। मान लो हमारे पास दो सरफेसेस हैं, अब दो बॉडीज है मान लेंगे, दो बॉडीज के हम सरफेसेस कांटेक्ट में लेकर के आएंगे। सिंस अप टिल नाउ वी डोंट नो एनी प्रोफाइल विच फुलफिल्स लॉ ऑफ गियरिंग, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो सरफेसेस हैं। दोनों सरफेसेस को हम मान लेते हैं कि एक सरफेस कुछ इस तरह से होगा, समवट लाइक दिस। इसे हम रोटेट करते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे से पॉइंट ए। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट बॉडी, बॉडी 1 नाम दे देंगे हम, बॉडी 1। और इसका जो रोटेशन है उसे हम क्लॉकवाइज कंसीडर कर लेते हैं। लेट दिस बॉडी बी रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। क्या कहा हमने? बॉडी 1 है जिसका आर्बिट्रेरी शेप हमने सिलेक्ट किया है, बॉडी 1 का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और उसका सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। अब बॉडी ए पॉइंट ए के अबाउट रोटेट हो रहा है, मतलब कि पॉइंट ए इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी 1। राइट? अब इस बॉडी के थ्रू हम कहीं पावर ट्रांसमिट करेंगे, मतलब कि हमें दूसरी बॉडी उसके कांटेक्ट में लाना है, और अगर हमें दूसरी बॉडी कांटेक्ट में लाना है तो दूसरी बॉडी भी हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास कोई बॉडी से कुछ इस तरह की बॉडी हम कंसीडर कर लेंगे। दिस इज द सेकेंड बॉडी। राइट? इस बॉडी को हम रोटेट कर देंगे अबाउट पॉइंट बी, नाम दे देंगे बॉडी 2, बॉडी 2। राइट? अब क्या हम कह सकते हैं कि द बॉडी 2 इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी 1, एंड सिंस बॉडी 1 इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो the rotation of body 2 will be in opposite direction, that is in anti-clockwise direction, and it will be rotating, मान लेते हैं कि उसका angular velocity ओमेगा 2 है, तो ऑब्वियसली बॉडी 2 जो है वो ओमेगा 1 के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा 2 हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि बॉडी A इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी 1 एंड पॉइंट B इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी 2, and both bodies, body 1 and body 2 are in contact at some point. Let that point be point C। समझा? हम पॉइंट C, अगर ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है तो पॉइंट C पे कांटेक्ट में है, तो क्या हम कह सकते हैं कि द पॉइंट C इज ऑन बॉडी 1 एज वेल एज ऑन बॉडी 2। राइट ना? सिंस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज C, that means the point C is on both bodies. Now can we say that when the point C is okay, since the point C is point of contact, so can I say that let this line be the common tangent, say small t, right? Small tt, right?
let TT be the common tangent at point C, right? And since TT is the common tangent, let us say that a normal to the common tangent, that is this line, will be the common normal. So let us give it a name as small n n. So small n n is the common normal. Right? Okay. So we can say that TT is the common tangent at the point of contact and NN is the common normal at the point of contact, and the point of contact is of course the point C. Let us join the centers of rotation A and B of both bodies. When we join the centers of rotation, this line joining these centers will intersect the common normal at some point. Let that point be point P, right? So point P is the point where the common normal intersects the line joining the two centers of body of the mating bodies, right? Now, when we say that point C is on body 1, when point C is on body 1, let us say that its velocity is V1, right? So let us say that V1 is a velocity of point C when the point C is considered on body 1. And can I say that since point C is considered on body 1, its velocity will be perpendicular to AC, right? Now its velocity, this V1, of course the direction of velocity will be perpendicular to the line joining the center and point C, right? So that is what we studied in our theory of machine, that is in velocities, right? So the V1 velocity, that is, it is nothing but the velocity of point C when the point C is considered on body 1, right? Now, can I say that V1, its magnitude will be, of course, omega 1 into R, and R is nothing but equal to AC, right? Now AC, so we can say that V1 is equal to omega 1 into AC. Now can I say that when the same point C is considered on body 2, it may have some velocity V2. So V2 will be the velocity of the contact point, that is point C, but when the point C is considered on body 2, and of course its magnitude will be angular velocity into radius, and radius is nothing but equal to BC, right? So we have magnitude of V1 equals to omega 1 into AC and magnitude of V2 as omega 2 into BC. Now we have V1's direction as well as V2 direction. Of course V1 will be perpendicular to line joining point of contact C with the center of rotation A, that is VC is perpendicular to AC, and of course when we talk about V2 is perpendicular to BC. Now let us assume, let us say that V1 is making some angle phi with the normal. V1 is making some angle phi with the normal and V2 is making some angle theta with the normal, right? So V1 is making angle phi with the normal, V2 is making an angle theta with the normal, right? So now let us move forward and okay, let us do some construction. Let us draw a perpendicular from B. We are drawing a perpendicular from B to the common normal NN, right? And let us name it as BD. So BD, we have drawn BD perpendicular to the common normal. Similarly, we are drawing AE, say AE, okay, AQ, let it be AQ or AE, nothing matters, right? So AE
we have drawn perpendicular to common normal, right? So what we have done, we have drawn perpendiculars from the centers of the rotation to the common normal, right? कॉमन नॉर्मल के ऊपर हमने सेंटर्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए ई परपेंडिकुलर टू कॉमन नॉर्मल, और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी डी किससे, कॉमन नॉर्मल को, राइट? नाउ हम कुछ एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। यहां ध्यान दो, जब हम बात करते हैं कि जो फाई एंगल है वो V1 और कॉमन नॉर्मल के बीच का एंगल है, राइट? मतलब कि ये इतना एंगल, हमें मालूम है कि ये जो टोटल एंगल है, कॉमन नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो टोटल एंगल है वो टोटल एंगल ऑफ कोर्स 180 डिग्री होगा। अगर मैं कहूं कि ये एंगल, दिस एंगल, एंगल ए सी पी, मैं बात कर रहा हूं एंगल ए सी पी की, तो अगर एंगल ए सी पी की बात कर रहा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए सी पी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये टोटल एंगल 180 डिग्री माइनस ऑफ, है ना, सिंस हमें मालूम है, या फिर इसे दूसरी तरीके से समझ लेते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल मतलब कि एंगल ए सी पी प्लस ऑफ एंगल, ओके, एंगल ए सी पी प्लस एंगल ए सी वी वन, ए सी वी वन प्लस एंगल V1C और ये N मतलब कि फाई जो है, इन सब का टोटल हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए, राइट ना? ACP प्लस ACV1 प्लस ऑफ फाई, ये टोटल एंगल हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए। और हमें मालूम है कि ACP हमें अननोन है अभी तक, ACV1 जो है एंगल ACV1, V1 तो AC के साथ 90 डिग्री बना रहा है सिंस वो वेलोसिटी है, मतलब कि ये 90 प्लस ऑफ फाई है, तो ये 180 डिग्री, अच्छा भाई, इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो ए सी पी एंगल है दैट इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ 5, राइट? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए सी पी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 माइनस 5, राइट? तो एंगल ए सी पी जो है, एंगल ए सी पी जो है दैट इज 90 माइनस ऑफ 5, ये एंगल जो मैंने डॉट दिया है, राइट, वो एंगल हमें मिला 90 माइनस ऑफ 5। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए सी ई की, ट्रायंगल ए सी ई की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी ई में ए सी ई एंगल, एंगल ए सी ई प्लस ऑफ एंगल सी ए ई प्लस ऑफ एंगल ए ई सी, ये टोटल हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए। अब ध्यान दो, ए सी ई जो एंगल है, ए सी ई, ये तो एंगल ए सी पी के इक्वल है, राइट ना? ए सी ई बोलो या फिर ए सी पी, वो तो हमें 90 माइनस 5 मिला है, 90 माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ एंगल सी ए ई प्लस ऑफ एंगल सी ए ई, ये हमारे पास नहीं है, सो एंगल सी ए ई प्लस ऑफ एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी, ए ई तो हमने नॉर्मल को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, मतलब कि ए ई सी जो है वो हमें 90 डिग्री मिलता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो कैन आई से कि जो हमें एंगल सी ए ई मिलता है, सी ए ई विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ 90, राइट नाउ दैट इज 180, और ये जो माइनस 5 है वो आगे उधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो हमें एंगल सी ए ई जो मिलेगा, एंगल सी ए ई जो है दैट इज इक्वल टू एंगल फाई, मतलब कि हमें सी ए ई ये जो एंगल मिला है, ये एंगल कितना मिला हमें, फाई एंगल, राइट? अच्छा भाई, जैसे हमने फाई के लिए प्रूव किया वैसे ही क्या हम थीटा के लिए प्रूव कर सकते हैं, राइट ना? ये लेट मी वाइप इट आउट। सो नाउ क्या हम कह सकते हैं कि जो कॉमन नॉर्मल इस तरफ टोटल एंगल बना रही है तो टोटल 180 डिग्री होगा, मतलब कि इस एंगल की बात करते हैं हम, एंगल बी
ए बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस ऑफ एंगल बी सी वी टू, बी सी वी टू, और प्लस एंगल ये जो थीटा है, ये एंगल थीटा, राइट ना, ये थीटा प्लस ये 90 डिग्री और प्लस ये कुछ एंगल, इसे मैं ऐसे मार्क करता हूँ, प्लस ये कुछ एंगल, ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा इन सबका समेशन 180 डिग्री होगा। बी सी डी जो एंगल है, बी सी डी, वह हमें अननोन है, सो एंगल बी सी डी विल बी इक्वल टू बी सी वी टू। बी सी वी टू तो 90 डिग्री है, तो इसे मैं उस तरफ लेकर चले जाता हूँ। सो 180 माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। सो फाइनली हमें एंगल मिलेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कौन सा एंगल, बी सी डी, बी सी डी, ये जो एंगल है, जो हमने कुछ ऐसा स्टार मार्क किया है, ये एंगल हमें कितना मिला, 90 माइनस थीटा, एंगल बी सी डी इज 90 माइनस थीटा। और हम अब कंसिडर करेंगे ट्रायंगल बी सी डी को ही, और ट्रायंगल बी सी डी जब हम कंसिडर करेंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है। तो बी डी सी, एंगल बी डी सी, ये तो 90 डिग्री है, उसे पकड़ लेंगे हम, प्लस ऑफ डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी, या फिर बी सी डी बोल दो इसे, एंगल बी सी डी प्लस सी बी डी प्लस ऑफ एंगल सी बी डी, ये टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब भाई क्या हम कह सकते हैं कि 90 और बी सी डी तो हमने फाइंड आउट किया है, 90 प्लस ऑफ बी सी डी इज 90 माइनस ऑफ थीटा प्लस ऑफ एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फाइनली वी कैन से दैट एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 90 180 में से निकल जाएंगे 0, और ये हमारे पास बचेगा सिर्फ थीटा। मतलब कि ये जो एंगल है, ये टोटल एंगल हमें कितना मिलता है, इक्वल टू थीटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने एंगल फाइंड आउट किया। ये एंगल कितना फाइंड आउट किया, इक्वल टू फाई। ये एंगल हमने कितना फाइंड आउट किया, इक्वल टू थीटा। अच्छा भाई, अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। हम कह रहे हैं कि अगर दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में है एट पॉइंट सी, और अगर उनके बीच का कांटेक्ट टूटना नहीं चाहिए, मतलब कि दे शुड बी ऑलवेज इन कांटेक्ट, एंड फॉर दैट पर्पस अगर वो कांटेक्ट में रह रहे हैं तो वो स्टेशनरी तो है नहीं, रोटेट हो रहे हैं। इसका मतलब कि उनके बीच एक स्लाइडिंग मोशन कैरी आउट हो रहा है ना, स्लाइडिंग पेयर फॉर्म हो रहा है। और अगर स्लाइडिंग पेयर फॉर्म हो रहा है तो जो उनके बीच का रिलेटिव मोशन होगा अलोंग द कॉमन नॉर्मल, हम कह सकते हैं कि जो V1 है, V1 के दो कंपोनेंट्स होंगे, परपेंडिकुलर टू कॉमन नॉर्मल एंड अलोंग द कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो उसका कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू V1, ऑफ कोर्स एंगल फाई के साथ बना रहा है तो कॉस ऑफ फाई, नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, राइट ना। सो V1 कॉस ऑफ फाई, और जो V2 है, V2 के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग द कॉमन नॉर्मल और एक परपेंडिकुलर टू कॉमन नॉर्मल। और V2 का एंगल हमें कॉमन नॉर्मल के साथ पता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो कंपोनेंट है V2 कॉस ऑफ थीटा होगा, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर उनके बीच बॉडी 1 और बॉडी 2 के बीच अगर सेपरेशन नहीं होना चाहिए, सिंस वी वॉन्ट दैट दे शुड बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, इसका मतलब उनके बीच का जो भी रिलेटिव मोशन है, उनके बीच का जो भी रिलेटिव मोशन है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। या फिर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट जो रिलेटिव मोशन है दैट इज V1 cos ऑफ फाई माइनस ऑफ V2 cos ऑफ थीटा जो है वो 0 होना चाहिए, तभी तो रिलेटिव मोशन उनके बीच का 0 होगा, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं कि V1 cos ऑफ फाई और V2 cos ऑफ थीटा इक्वल होना चाहिए, राइट।
अब हमने V1 की वैल्यू तो यहाँ निकाल रखी थी, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें मालूम है V1 जो है वो ओमेगा 1 इंटू AC है, और कॉस ऑफ फाई जो है, कॉस ऑफ फाई, क्या हम ये ट्रायंगल कंसिडर कर लें? हमने ये एंगल फाइंड आउट किया था फाई, तो फ्रॉम ट्रायंगल ACE में कॉस ऑफ फाई जो होगा, कॉस ऑफ फाई विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड EA अपॉन हाइपोटेनस, तो AC है, हाइपोटेनस AC, राइट। तो कॉस ऑफ फाई की वैल्यू हम EA अपॉन AC पुट कर देंगे इज इक्वल टू V2 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी, ओमेगा 2 इंटू BC है, इंटू कॉस ऑफ, सॉरी ये थीटा है, सो कॉस ऑफ थीटा जो है, कॉस ऑफ थीटा, अब थीटा मतलब कि हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल BCD। अगर ट्रायंगल BCD हम कंसिडर कर सकते हैं तो फिर ट्रायंगल BCD के लिए कह सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा इज अगेन एडजेसेंट साइड BD अपॉन हाइपोटेनस इज BC, सो BC, सो BD अपॉन BC। नाउ AC BC हमें मिलता है ओमेगा 1 इंटू EA इक्वल्स टू ओमेगा 2 इंटू BD। क्या इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं? ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, तभी तो ये एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो होगा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल्स टू BD अपॉन EA। अब BD अपॉन EA, यहाँ ध्यान दो, BD अपॉन EA, क्या हम कह सकते हैं कि BD अपॉन EA विल बी इक्वल टू BP अपॉन AP, है ना, BD अपॉन EA इज इक्वल टू BP अपॉन AP, राइट। सिंस ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, सिंस ये भी 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड अपोजिट है, तो ऑब्वियसली ये एंगल सेम हो गया, मतलब कि वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से? BPD एंड EAP, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू BP अपॉन AE, राइट। अच्छा भाई, अब अगर फाइनली हम कह रहे हैं कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू BP अपॉन AP, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 तो हमारा वेलोसिटी रेशियो है, और इस वेलोसिटी रेशियो को अगर हमें कांस्टेंट रखना होगा तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंसेस हैं ये फिक्स होने चाहिए। अब अगर डिस्टेंसेस फिक्स होने चाहिए, इसका मतलब कि जो B और A है ये तो सेंटर्स ऑफ रोटेशन है, वो तो फिक्स है। जो पॉइंट P है वो पॉइंट P फिक्स होना चाहिए, राइट ना, ये पॉइंट हमेशा P यही रहना चाहिए, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं जो पॉइंट P है अगर वो फिक्स रहना चाहिए, इसका मतलब कि पॉइंट P, अब हमारे किसी भी सरफेस का जो हमारा पिच पॉइंट होता है वही तो पॉइंट फिक्स होता है, बाकी सब तो मूवेबल है, राइट। तो जो पॉइंट P है वो हमेशा फिक्स होता है फ्रॉम द सेंटर्स। तो अब हम कह सकते हैं कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू BP अपॉन AP, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो कांस्टेंट रखने के लिए जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो पिच पॉइंट में से पास होनी चाहिए, राइट। अब इस बात को हम और एक तरीके से समझते हैं कि अगर पिच पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है तभी तो ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम इस लॉ ऑफ गेयरिंग के लिए और एक स्टेटमेंट देते हैं कि फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए, फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉमन नॉर्मल कहाँ? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, शुड ऑलवेज पास फ्रॉम द पिच पॉइंट, है ना। इस बात को ऐसे समझो या फिर इस तरीके से समझो। सो हम क्या कहते हैं कि नाउ वी रीडिफाइन द लॉ ऑफ गेयरिंग एज द कॉमन नॉर्मल एट द, फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो between two meeting surfaces, the common normal at the point of contact must always pass from the pitch point. So my dear students, we will stop here and we will continue in the coming lectures. So thank you.